नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले को जल्द मिलेगी मिनी मेडिकल कॉलेज की सौगात। छात्र बनकर जबलपुर कमिश्नर ने जानी शिक्षा की बारीकी। खाद के विरोध में समनापुर में धरना प्रदर्शन। जिला अस्पताल रैन बसेरा की नहीं बदली तस्वीर। चौदह जुलाई से 10 दिन के लिए बंद हो जाएगा नागपुर मेमो ट्रेन। नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों प्रकरणों का निपटारा। और 4 दिन से अपनों के इंतजार में नक्सली महिला का शव। और अब खबरें विस्तार से। जिले को बहुत जल्द मिनी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है। पद्मेश से चर्चा के दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि जिले को मिनी मेडिकल कॉलेज की सौगात के साथ साथ जल्द ही ब्रॉडगेज निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही जिले के 56 ग्राम के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ दिलवाए जाने के लिए केंद्रीय स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे सांसद ढाल सिंह बिसेन ने उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिनी मेडिकल कॉलेज के लिए उनके द्वारा सदन में प्रस्ताव रख दिया गया है। 3 संसदीय क्षेत्र मिलाकर एक मिनी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसके तहत पहले चरण में देश के लगभग 1.5 सैकड़ा जिला अस्पतालों को मिनी मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिए जाने की तैयारियां चल रही है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निकट भविष्य में जिला अस्पताल को मिनी मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिल जाएगा। चुनाव के वक्त जब यहाँ आया था तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि साहब बालाघाट में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि सही मायने में, क्योंकि नक्सलाइट इलाका है, आए दिन मुठभेड़ होती रहती हैं, पुलिस और हमारे सारे लोग जवान इंजर्ड होते हैं, और मॉयल है हमारे पास, कापर प्रोजेक्ट यहाँ पर है, और इसके कारण से कई बार आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती। फिर इनके अलावा लोकल जिले भर की दुर्घटनाएं और सारी चीज़ें हैं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं, मरीज से हम हाथ धो बैठते हैं। और इसलिए एक बात दिमाग में निकल के आई कि, और जो यहाँ तक वर्षों तक ज़िले की मांग भी थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और वर्तमान में आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 3 संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज लें, और उसमें लगभग 190-92 मेडिकल कॉलेज उन्होंने पूरे देश में बनाने की योजना बना रखी है। तो मुझे लगा कि पहले आए पहले पाए में क्यों ना हम अपना आवेदन पहले लगा दें। इस संबंध में कल मैंने हमारे माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी को मैंने आवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर परीक्षण करा लेते हैं, यदि इसमें उपयुक्त पाया गया तो निश्चित रूप से हम आपका मेडिकल कॉलेज करने की दिशा में काम करेंगे। जिले के 56 वन ग्राम में निवास करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि वे जल्द ही सदन में इस मामले को उठाएंगे, जिससे बालाघाट ही नहीं पूरे देश के वन ग्राम निवास करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि इन वन ग्रामों में निवास करने वाले किसानों को राज्य शासन की सभी योजनाओं को लाभ मिल रहा है। आप भी जानते हैं कि वन ग्राम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, है ना। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सारे वन भूमि के पट्टे पे खेती करने वाले लोग होते हैं। और चूँकि इस बात को संज्ञान में लाया है, और इसलिए अभी जब लोकसभा में भी इस बात पे विषय की चर्चा उठी थी, तो उसमें इस बात को भी रखा गया है कि चाहे किसान हो, चाहे उसमें बटाईदार हो, उनको भी उसका कृषि मानते हुए उसको लाभ मिले। पर चूँकि यहाँ पर फॉरेस्ट के साथ है, तो अब आपने ध्यान दिलाया है, निश्चित रूप से इस विषय पर मैं डिपार्टमेंट और कलेक्टर से चर्चा करके और शासन को भी ध्यान में लाएंगे कि साहब यहाँ पर वन ग्राम की भी किसानों को किसान मानते हुए उनको लाभ दिया जाए। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य पूर्ण होने के विषय पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि पुनः टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तय समय अवधि में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे बालाघाट से जबलपुर ही नहीं मंडला, नैनपुर और सिवनी रेल लाइन का भी काम शुरू हो जाएगा। योजना के अनुसार मार्च 2020 तक परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए। उसमें टेंडर लग चुका है, प्रोसेस में हो गया, टेंडर लग गया। अब वो टेंडर भी 45 दिन में 3 चरण में कंप्लीट होता है।
यदि वो टेंडर हमारा सेंक्शन हो गया तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का काम है। तो उन्होंने मुझे जो टाइमिंग दी थी, जो मैंने अधिकारी को बुला के बात कर ली थी, उन्होंने कहा साहब यदि हम सितंबर अक्टूबर में यदि हम करेंगे तो हमारे लिए 1.5-2 महीने का काम है, और फिर भी हम अधिकतम मान के चल रहे हैं कि मार्च 20, और हम कोशिश होगी कि हम दिसंबर 19। अब वो है कि टेंडर का महिला एवं बाल विकास परियोजना खैलांजी के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र भंडारा के परियोजना अधिकारी लकेश हुके के द्वारा 11 जुलाई को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि साझा चूल्हा व्यवस्था अंतर्गत अनुबंधित लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह भंडारा के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र भंडारा क्रमांक 51, 52 एवं 53 में गर्म पोषण आहार अंतर्गत नाश्ता प्रदान नहीं किया गया। साथ ही हितग्राहियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि समूह के द्वारा कभी कभी भी नाश्ता दिया जाता है व मंगल दिवस के दिन हितग्राहियों को गर्म पोषण आहार प्रदान नहीं किया जाता। लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के द्वारा परियोजना में प्रस्तुत मासिक देयक के अनुसार माह मई 2019 में केवल 4 दिन व माह जून 2019 में 13 दिन ही नाश्ता प्रदान किया गया है, जबकि पूर्व में भी समूह के द्वारा नाश्ता व भोजन के मेनू के अनुसार समय पर प्रदान नहीं करने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। साथ ही पर्यवेक्षक व ईसीसी समन्वयक के निरीक्षण के दौरान मौखिक में कई बार समझाइश दी गई थी, किंतु समूह के द्वारा अपने कार्य में कोई सुधार न करते हुए बार बार इस तरह के कार्य की पुनरावृत्ति की गई है। समूह के द्वारा नाश्ता नहीं दिए जाने से आंगनवाड़ी केंद्र में गर्म पोषण आहार की सेवाएं प्रभावित हो रही है। अतः लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह भंडारा के अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी तथा सोनगुड्डा के चिकित्सक तथा स्टाफ नर्स को सर्पदंश के उपचार एवं उनके प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RK चतुर्वेदी, प्रभारी चिकित्सक कान्हा नेशनल पार्क मुक्की तथा शून्य सर्पदंश अभियान संस्था मुंबई के निर्देशक डॉक्टर केदार भिड़े के द्वारा प्रतिभागियों को सर्पदंश से संबंधित उपचार एवं प्रबंधन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। कार्यशाला में डॉक्टर RC पनिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। कोबरा, कैरेट तथा वाइपर की कुछ प्रजातियां जहरीली होती है, जिनके काटने से जहर होता है और तुरंत उपचार नहीं मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सांप के काटने पर झाड़ फूक के बजाय तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर उपचार किया जाना चाहिए। जबलपुर कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने शिक्षा विभाग की योजनाओं को बारीकी से समझने के लिए स्वयं ही छात्र बनकर कक्षा में अन्य छात्रों के साथ बैठे और पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य भी उनके साथ उपस्थित रहे। 2 दिन के प्रवास के दौरान कमिश्नर राजेश बहुगुणा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैयर के स्मार्ट क्लास में वीडियो के माध्यम से कक्षा 11वीं के बच्चों की पढ़ाई को देखा और इस दौरान वे स्वयं भी एक स्टूडेंट के साथ बैठकर स्टूडेंट बनकर सारी व्यवस्थाओं को समझने लगे। जिले के 256 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में नवाचार करते हुए वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कराने की व्यवस्था की जा रही है। जिले के 35,000 रुपए की बड़ी LED टीवी क्रय करने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब तक जिले के 87 स्कूलों में LED टीवी क्रय की जा चुकी है। उनमें वीडियो के माध्यम से बच्चों को गणित, रसायन, भौतिक एवं अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है। जिन स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन स्कूलों में नामी कोचिंग संस्थानों के ऑनलाइन वीडियो भी बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। जिले में कुछ अच्छे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के वीडियो तैयार किए गए हैं। इसका एक लाभ यह हो रहा है कि अब विषय के शिक्षक नहीं होने पर भी बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आ रही है। कमिश्नर बहुगुणा एवं कलेक्टर आर्य ने कक्षा में बच्चों से पूछा कि उन्हें पढ़ाई की यह नई तकनीक पसंद आ रही है या नहीं, तो बच्चों ने बताया कि वीडियो के माध्यम से पढ़ाई में उन्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा है। बच्चे भी इस नई तकनीक के उपयोग से खुश है। बालाघाट से गोंदिया के रास्ते इतवारी नागपुर जाने वाली मेमो ट्रेन 14 जुलाई से 10 दिनों के लिए बालाघाट तक नहीं आएगी। इसका संचालन पूर्व की तरह गोंदिया से होगा। इसके पीछे रेलवे के अधिकारी भी उचित कारण नहीं बता पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फरवरी 2019 में शुरू की गई इस ट्रेन से निश्चित ही नागपुर की यात्रा करने वालों को फायदा था, तो वहीं रोजाना लेट लतीफी के कारण लोकल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेन बंद होने पर सभी लोग अपने अपने विचार इस तरह से रख रहे हैं। यात्री प्रतापनाथ बताते हैं कि उन्हें इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है कि बालाघाट इतवारी मेमो बंद हो रही है। निश्चित ही इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल बंद हो जाएगी, यात्रियों को परेशानी जाएगी। क्या कुछ समझा जा सकती है? आने जाने की दोनों दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखा जा रहा है कि मतलब किफायती साधन था, मतलब जिले से। हाँ, किफायती था, पर गरीब लोगों को दिक्कत बनेगी। हाँ। कटंगी
निवासी प्रेम मासुरकर बताते हैं कि इतवारी ट्रेन के कारण समनापुर कटंगी ट्रेन प्रभावित हो रही थी, इसीलिए शायद उसे बंद कर दिया गया हो। लेकिन यह परेशानी का विषय है कि इतवारी ट्रेन को बंद कर दिया गया है। इस रूट पर यात्रा करने वालों को निश्चित ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो इतवारी ट्रेन चलती थी गोंदिया इतवारी से बालाघाट के लिए, उसमें यात्रियों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी। और जो दूसरी ट्रेनें हैं जो समनापुर जाती है, कटंगी जाती है, वो 1-1 घंटा लेट होती थी, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और इस बारे में कई लोगों ने शिकायत भी दर्ज की थी कि वो ट्रेन किसी बंद होना चाहिए। सर जैसे अभी कल से 10 दिनों के लिए ट्रेन बंद होने वाली है, तो सर क्या कुछ समस्या जाएगी यात्रियों को या नागपुर जाने की? तो पहले से ऐसा था कि वो जा रहे हैं इतवारी तक, अब मान लो बीच में बंद हो जाए और जो लोग पहले से यात्रियों को मालूम नहीं था तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शासन को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ताकि कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बालाघाट स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा बताते हैं कि उन्हें वरिष्ठ स्तर से एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि 14 जुलाई से आगामी 10 दिनों के लिए बालाघाट से इतवारी जाने वाली मेमो ट्रेन बालाघाट तक नहीं आएगी। हमको आदेश मिला है और शायद डिवीज़न से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है। इसके अनुसार 14 तारीख से यानी कल से ये आपका जो इतवारी से बालाघाट तक और बालाघाट से इतवारी तक जो ट्रेन एक्सटेंशन किया गया था पिछले फरवरी में, उससे कुछ परिचालन कारणों की वजह से 10 दिन के लिए, वो भी बालाघाट से गोंदिया के बीच और गोंदिया से बालाघाट। गोंदिया से इतवारी जो उसका पुराना टाइमिंग है 15:10 जो डिपार्चर है वो रेगुलर रहेगा। अब इसके बारे में प्रशासन का जो भी लुकआउट होगा या जो भी आदेश मिलेगा उसके बाद में बताया जाएगा। नक्सल प्रभावित लांजी थाना अंतर्गत देवरबेली चौकी के पुजारी टोला में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारी गई महिला नक्सली नंदे के शव को घटना के 4 दिन बाद भी उसके परिजन लेने नहीं आए हैं। पोस्टमार्टम के बाद से ही नक्सली नंदी का शव जिला अस्पताल में मरचुरी में रखा हुआ है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं कि नक्सली महिला नंदे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की रहने वाली है और उसके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। मानवीय आधार पर परिजनों का इंतजार कर रहे हैं और 1-2 दिन इंतजार करेंगे, वरना आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि 9 जुलाई को हुई मुठभेड़ के दौरान 14 लाख के इनामी नक्सली मंगेश और महिला नक्सली नंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली निवासी नक्सली मंगेश के परिजन उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे, लेकिन अब भी महिला नक्सली का शव अपने परिजनों का इंतजार कर रहा है। जानकारी नहीं मिल रही है कि महिला नक्सली नंदे के परिवार में अधिकांश सदस्य नक्सली दलों में अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं। शायद इस कारण भी उसके परिवार में ऐसा कोई ना बचा हो जो शव लेने आए और अंतिम संस्कार करे। परसवाड़ा क्षेत्र के समनापुर सहित अन्य सहकारी समितियों द्वारा किसानों को जबरन जिंक सल्फेट रासायनिक खाद और कृषक किंग गोल्ड लिक्विड दवाई जबरन थमाई जा रही थी, जो किसानों के काम की नहीं है। इसके विरोध में शनिवार को समनापुर में परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक कावरे ने सोसाइटी के प्रबंधक और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। वह भविष्य में इस तरह जबरन रासायनिक खाद किसानों को ना थमाए। आप फ्री में दियो, चलो ठीक। अब किसान का पूरा वो खराब हो गया क्या खार, अब उसका मुआवजा कौन देगा? लोगों को नहीं बताया उन लोगों किसको बताए? तो किसानों को उन्होंने बताया। तो आपकी सोसाइटी में बताए चावल का एक अनाज पका हुआ देखते हैं हंडी में, एक तो 2500 रुपए। ऐसा किसी किसान को बताया है किया कि पत्रिका का ये चार्ज है पड़ा हुआ है। ये क्या लिखा है? दवा लिखा है। दवा लिखा है, गलत है ना? क्या सही है? गलत है सर दवा। तो किस पे कार्रवाई करना चाहिए? जिसकी सही नहीं सर। किसकी सिग्नेचर है? कॉर्पोरेटिव सेक्टर के हमारे अधिकारी थे, उनके साथ में यहाँ पर चर्चा की गई है। आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ये बैंक सेवा सहकारी समिति के केंद्रीय बैंक को कि आपका सूचना भी चल जाए और कलेक्टर साहब को भी सूचना चल जाए कि ये जो ज़बरदस्ती हमारे किसानों को लिक्विड दिया जा रहा है, कलेक्टर के निर्देश के बाद भी
हमारे किसानों को सेवा सहकारी समिति के माध्यम से और विभाग के अधिकारी के माध्यम से ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। ज़बरदस्ती किसानों का ना हो, किसानों के साथ में जैसा कलेक्टर साहब भी चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं लाभ मिले, तो किसानों को लाभ को ये नुकसान की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए ये आपके सामने लिक्विड भी है, हमने भी यहाँ पे लाके दिए। हमने इनसे मांग भी की है कि 7 दिवस के अंदर सारे किसान को जिसको ज़बरदस्ती आपने दिए हो उनका वापस ले लें, और अगर किसानों की मंशा है कि किसान लेना चाहते हैं तो किसान रखें, पर ज़बरदस्ती किसानों के साथ में ना किया जाए, ऐसा हमारा ज्ञापन है। आपको बता दें कि इन दोनों दवाइयों के उपयोग से किसानों की नर्सरी और रोपाई की हुई फसल खराब हो गई। इस पूरे विषय पर लगभग 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन सोसाइटी के बाहर किया गया। बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे और वे परेशान थे कि उनकी नर्सरी खराब हो गई है। किसानों के माध्यम से ध्यान में आया था कि किसानों को जबरदस्ती जिंक सल्फेट नामक रासायनिक खाद, कृषक किंग ऐसा गोल्ड करके एक लिक्विड दवाई हमारे किसानों को 2550 रुपए में देते हैं, ऐसा किसानों के द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी। मेरे प्रवास के समय मैंने देखा, मैंने पाया, किसानों से चर्चा किया और उसकी जानकारी मैंने कलेक्टर बालाघाट को दिया था। और आप सभी मीडिया भाइयों ने भी इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से रखे थे, जिसके कारण कलेक्टर बालाघाट ने दूसरे दिन ही टीएल की बैठक में ये निर्देश दिया था कि जबरदस्ती किसानों के साथ में कोई भी महाप्रबंधक, चाहे वो जिंक सल्फेट हो, चाहे वो कृषक गोल्ड हो, उसको जबरदस्ती किसानों को नहीं दिया जाएगा। कि कलेक्टर बालाघाट ने निर्देश दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर के निर्देश का पालन कहीं ना कहीं हमारे ये लोग नहीं कर रहे हैं, और जहां पर भी ऐसा हमारे को प्रामाणिकता के साथ में अगर पकड़ में आएगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। अभी कुछ किसानों ने कहा कि हमने पूर्व में ले गए थे, अभी वर्तमान में कलेक्टर के जांच आदेश के बाद में अगर कोई जानकारी हमारे पास में, क्योंकि मैं भी अभी भोपाल में था, अब आज आया हूं, अभी प्रवास में जा रहा हूं, कई किसानों से मुलाकात होगी और जो किसान की जानकारी आएगी तो किसने दिया उसके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया ने किसानों की परेशानी सुनी और कहा कि पूरी जानकारी वरिष्ठ स्तर पर पहुंचा दी जाएगी। ज्ञापन लिया, क्या मांग है? इनकी मांग है कि जो यहाँ पे सोसाइटी में जो सेविंग्स वगैरह को पैसा नहीं मिल रहा है या लोगों को ज़बरदस्ती लिक्विड, किसानों को जो लिक्विड दिया जा रहा है उसके बारे में जांच की जाए, और जो बिना अनुमति के बीमा राशि इनके काटी जा रही है किसानों को, तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मैडम क्या कार्रवाई करेंगे अभी आप? ये तो अब हम जाकर के सीधा कलेक्टर साहब तक प्रेषित करेंगे, उसके बाद में सजा सब निर्देश करते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध किए जाने और उससे पारित नहीं किए जाने के विरोध में राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट द्वारा 16 जुलाई को न्यायालय कार्य से विरत रहते हुए प्रतिवाद दिवस मनाया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मालेवार ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ हाईकोर्ट एसोसिएशन एवं राधेलाल गुप्ता, आर के सोनी सदस्य मध्य प्रदेश, राज्य अधिवक्ता संघ शशांक शेखर महाअधिवक्ता मध्य प्रदेश की उपस्थिति में संयुक्त बैठक कर यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 13 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले भर की न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। बालाघाट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने पद्मेश से चर्चा के दौरान बताया कि 1663 केस रखे गए थे। बालाघाट में 573 लोगों को इसका लाभ मिला है। वे नेशनल लोक अदालत को सफल बताते हैं। इसमें कुल केस 1663 रखे गए थे और 186 केसेस निराकृत हुए हैं, जिसका अवार्ड राशि है 1,80,81,591 रुपया। इसमें 573 लोगों को लाभ हुआ है। इसी प्रकार
दौरान वारासिवनी में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। अतिरिक्त विधिक सहायक अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव बताती हैं कि वारासिवनी व्यवहार न्यायालय में कुल 5 खंडपीठों का गठन किया गया था। उसमें अलग अलग विभाग के प्रकरण रखे गए थे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये वर्ष में अब आजकल उच्च न्यायालय द्वारा लगभग 4 बार ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसका मुख्यतः उद्देश्य यह है कि आम उपभोक्ताओं को, पक्षकारों को त्वरित, सरल, सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान हो सके और शीघ्रता से न्याय प्राप्त हो सके। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो लंबित मामले हैं, चाहे वो सिविल दीवानी मामले हों या राजस्व के हों या बैंक से जुड़े हुए प्री लिटिगेशन केसेस हों, आर्थिक मामले में हों। आज वर्ष 2019 की ये दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन वारासिवनी व्यवहार न्यायालय में किया गया है और इसमें हमारे यहाँ कुल 5 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें पहले खंडपीठ क्रमांक 8 बनी थी। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया सर की खंडपीठ से 1,89,000 रुपए की वसूली हुई। 30 प्रकरण निराकृत हुए हैं। इसी तरह पेंडिंग प्रकरणों में 32 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 1,73,822 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इसी तरह मनोज कुमार की खंडपीठ से कुल 11 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और 27,85,000 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इसी तरह खंडपीठ क्रमांक 10 की श्रीमान गिरजेश सनोडिया की खंडपीठ से 21 प्रकरणों का निराकरण किया गया। कुल 2,39,000 रुपए की राशि समझौते के रूप में दिलाई गई है। वारासिवनी नगर के लालबर्रा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग गेट को बीती रात 12 बजे अज्ञात बाइक चालकों ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और फरार हो गए, जिसकी सूचना रेलवे विभाग को रेलवे कीपर ने दे दी और नया गेट शनिवार को लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 जुलाई को रात 12 बजे गोंदिया से कटंगी जाने वाली ट्रेन के लिए क्रॉसिंग गेट बंद किया गया था। तभी लालबर्रा रोड की ओर से अज्ञात बाइक चालक ने क्रॉसिंग गेट को टक्कर मार दिया। अगर ट्रेन गुजरती रहती तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। शनिवार को ट्रेन गुजरने के दौरान लोहे की संकल बांधकर लोगों को ट्रेन जाने तक रेलवे क्रॉसिंग में रोका गया। ये रात में 11:45 वाली गाड़ी है। कहाँ जाती है गाड़ी? गोंदिया से कटंगी। गोंदिया से कटंगी। तो किसी अज्ञात वाहन से हुआ है? हाँ, अज्ञात वाहन से हुआ। ठोक दिया गया? ठोक दिया गया। और फिर कैसे जानकारी लगी फिर आपको? जानकारी मैं सुबह जब ड्यूटी आया अपनी, तो मुझे रिलेवर ने बताया कि भाई रात में 12 जो गोंदिया से कटंगी गाड़ी आ रही थी 11:45 में बंद गेट को ठोक दिया गया, जिसका गाड़ी नंबर भी लिया गया और स्टेशन मास्टर को सूचना भी दी गई। थाने में से कोई शिकायत की गई? थाने में नहीं, हमारे तो आरपीएफ को करते हैं। अच्छा, आरपीएफ करती है आपने। बड़ा हादसा हो तो टल गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा घटित है। तो अभी क्या कार्य चल रहा है? अभी गेट नया बन रहा है। अच्छा, नया बन रहा है। 15 दिन पहले भी एक गेट को ऐसे तोड़ा दिया गया था। उसके बारे में 15 दिन पहले तो गेट अपने आप टूट गया था। अच्छा, अपने आप टूट गया। और कल की जो घटना हुई किसी वाहन के तक? वाहन मोटरसाइकिल वाला। वारासिवनी थाना अंतर्गत दहेज के 60,000 देने से युवती के परिजनों ने मना कर दिया, जिससे नाराज युवक अनिल पंचेश्वर ने शादी करने से मना कर दिया, जिस पर पीड़ित युवती ने 14 मार्च 2019 को वारासिवनी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अनिल पंचेश्वर द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती बलात्कार कर दहेज में 60,000 की मांग एवं शादी करने से इनकार कर शादी के दिन बारात नहीं लाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुदबुदा निवासी अनिल पिता राजकुमार पंचेश्वर को पुलिस ने 12 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। तो हमने वारसी किए हैं और ये घटना है 1 नवंबर 2019 की। प्रार्थी ने द्वारा रिपोर्ट लिखाई थी और उसको गिरफ्तार कल किए हैं 11 तारीख को। आज आरोपी का नाम है अनिल पिता राजकुमार पंचेश्वर, निवासी थाने। आरोप क्या था सर इसको? आरोप इसमें लगाया था कि शादी का प्रलोभन देकर शर्त में शादी संबंध शादी करने से मना कर दिया था, जिसमें अपराध का 376 2017 34 का मुकदमा कायम हुआ था। सर आज न्यायालय से उतर कहती है अभी आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। परसवाड़ा मुख्यालय अंतर्गत आने वाले ग्राम कुकड़ा में विगत महीने भर से बिजली की सप्लाई न होने के चलते यहां के निवासी बैगा आदिवासी अंधेरों में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ग्राम कुकड़ा के ग्रामीण परसराम मेड़ावी ने बताया कि विगत महीने भर से यहां बिजली नहीं है। बिजली की व्यवस्था की लिखित शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
लाइट 1 महीना भी हो गया बंद हुआ है। 1 महीना लगभग हो गया। हाँ। तो कोई देखने नहीं आया यहाँ पर? आए थे अभी उन सब, फिर बना देंगे करके चले गए, अभी तक के कोई नहीं आया। आए नहीं। फोन करते हैं तो मोबाइल ही नहीं उठाते। मोबाइल ही नहीं उठाते। तो शिकायत, फिर लिखित शिकायत नहीं की आप लोगों ने? लिखित शिकायत नहीं किए हैं, पर फोन किए हैं। कुकड़ा के निवासी गोविंद यादव बताते हैं कि ग्राम कुकड़ा के निवासी परसराम मेरावी के घर के समीप एक बिजली का खंभा गिरा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा झूलते हुए बिजली के तार से करंट से बचने हेतु एक बांस के सहारे तार को बांध कर रख दिया गया है। शिकायत करे थे एक बात, फिर भी नहीं आया कोई? फिर भी नहीं आया। अच्छा, तो अभी आप कैसे रहते हैं फिर? अंधेरे में ही रहते हैं। गांव के गणेश सयाम का कहना है कि बिजली नहीं होने के चलते वे महीने भर से अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं। दिन में ही वे अपने सारे कामकाज पूरे कर शाम ढलते ही उन्हें अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आएंगे फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग कैसे रहते हैं फिर? कैसे रहेंगे, अंधेरे में रहते हैं रात में। और क्या करेंगे? तो आपने किसी से शिकायत नहीं की? अब शिकायत तो करते हैं, पता नहीं उनको। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। आए थे बीच में अभी लाइन में, अब पता नहीं बरसात आए कि नहीं आए, फिर भी उनका आना चाहिए ना। फिर भी कितने दिन पहले आए थे? वो आए थे 15 दिन। अच्छा, तो 15 दिन से आप लोग अंधेरे में ही रह रहे हैं। और क्या। स्थानीय निवासी अवंतीबाई बताती हैं कि उनके पास मिट्टी का तेल भी रात के अंधेरे में चलाने हेतु नहीं है। महीना पूरा होने पर पास के गांव की राशन दुकान से मिट्टी का तेल मिलेगा। वर्तमान में उनके पास मिट्टी का तेल नहीं होने के चलते उन्हें अंधेरे में ही रात्रि गुजारने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है। तो अभी आप लोग कैसे रहते हो? अंधियाले में रहते हैं। मिट्टी तेल नहीं मिल रहे बोलते हैं? महीना होते जब मिलते। अच्छा, मिट्टी तेल। तो अभी फिर अंधेरे में ही रहते हैं। परसवाड़ा बिजली वितरण कंपनी के जेई कमलेश नेताम बताते हैं कि कुकड़ा गांव में बिजली तकनीकी कारणों से परेशानी चल रही थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। वहाँ के एलटी केबल जल गई थी, जिसे विभाग द्वारा सुधार का चालू कर दिया गया है और अभी सुचारू रूप से व्यवस्था चालू है वहाँ पे। सर, लोगों का कहना था कि बिजली लाइन जो है चालू करने के बाद भी लोगों के घर के बल्ब और चार्जर वगैरह ख़राब हो गए, मतलब हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, जैसे लाइनों में रहती है, तो टेक्निकल मेंटेन करवा के पूरा लाइन सही करवा दिया जाती है। ऐसा रहता है उसमें। सर, ये इस प्रकार की जो समस्या है बारिश के दिनों में अक्सर क्यों देखने मिलती है? बारिश के दिनों में ऐसा कुछ है नहीं। जैसे बारिश के दिनों में ऐसा रहता है कि हवा तूफान चलते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं तारों पे, तो कंडक्टर वायर टूट जाते हैं, तो थोड़े से उसको रिमेंटेन करने में विभाग को थोड़ा टाइम लगता है जी। जैसे आज, जैसे मान लीजिए एक दिन में आज टूट गया, तो थोड़ा सा लाइनमैनों को भी अवगत कराने में टाइम लगता है, एरिया ढूंढने में टाइम लगता है कि कौन से एरिया में लाइन फॉल्ट है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन विभाग द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि लाइन सुचारू रूप से व्यवस्था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेश कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए चयनित बच्चों के आवंटित स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। बच्चों को विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला है। अशासकीय स्कूल मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रवेशित बच्चों की एडमिशन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन रिपोर्टिंग के लिए शेष रह जाता है तो संबंधित स्कूल इसके लिए उत्तरदायी होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने पालकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को निःशुल्क प्रवेश आवंटित प्राइवेट स्कूलों में 20 जुलाई तक अवश्य करवाएं। इसके लिए पालकों को पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सीधे स्कूल में जमा करना होगा। आवंटन पत्र के आधार पर ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा। मुख्यालय परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले वनांचल ग्राम कोरजा के समीप बंजारी के मोड़ पर अचानक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होने से चलते पेड़ से टकराने पर 2 व्यक्ति घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम चेन्नई भरवेली निवासी रूपचंद पुषान उम्र 25 वर्ष जाति गोंड अपने जीजा रवि भलावी उम्र 30 वर्ष को मोटरसाइकिल में बिठाकर तीर गांव से कोरजा की ओर जा रहे थे। तभी ग्राम कोरजा के समीप बंजारी के मोड़ पर एक सर्प को सड़क के बीचों बीच देखा, जिससे तेज गति से आती हुई मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होने के चलते दोनों एक सूखे पेड़ से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे देखने आसपास के लोग जमा हो गए। ग्रामीणों के द्वारा गंभीर रूप से घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये तिरगांव गए थे। तिरगांव से वापस आ रहे थे? वापस आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे लोग? अपने बहन के घर गए थे। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट?
अब वो मेरे को तो मालूम नहीं सर, मैं तो घर में था। हाँ। अब वो आते आते वो गोलाई में कैसी हुई है कैसी नहीं है, मैं जब मेरे को फोन किए घर में तब मैं गया फिर मैं। हाँ। परसवाड़ा पुलिस थानांतर्गत एक शिक्षक के द्वारा फर्जीवाड़ा कर शासकीय नौकरी हासिल करने का मामला उजागर हुआ है, जिसमें फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2009 में संविदा शिक्षक के पद पर रहकर कार्य करने वाले आरोपी शिक्षक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद से शिक्षक फरार हो गया है। पुलिस थाना परसवाड़ा के सहायक उप निरीक्षक प्रीत कुमार पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया 2 अगस्त 2018 को बालाघाट भटेरा से शिकायत पत्र सौंपकर बताया कि शासकीय हाई स्कूल भीड़ी जनपद पंचायत परसवाड़ा की शाला में कार्यरत शिक्षक महेश कटरे पिता श्रीराम कटरे स्थायी निवासी बिजाय टोला परसवाड़ा ने अपने शैक्षणिक योग्यता में जो डीएड की अंक सूची दी है वो दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी है। मामला ऐसा है कि राजेंद्र वर्मा जिला बालाघाट भटेरा का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लिखित शिकायत दिया था कि महेश कुमार कटरे डीएड की फर्जी डिग्री पर ग्राम भीड़ी मतलब शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 3 में शिक्षक के पद पर सर्विस कर रहा है जिस पर पद से जात पर इसकी जो डिग्री है जबलपुर से जानकारी लेने पर फर्जी पाई गई। कौन सी डिग्री है सर ये? डीएड की डिग्री? डीएड की डिग्री है जी। तो फर्जी डिग्री पाए जाने पर जांच पर इसके खिलाफ में धारा 420 471 का मामला पंजीबद्ध किया गया है जी। आरोपी पुलिस गिरफ्त से भी बाहर है। सर जिस तरीके का ये मामला यहाँ पर आया है परसवाड़ा थाने में, इसमें ये बताइए कि जो फर्जी डिग्री वाला जो मामला कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री है, इसकी छानबीन किस तरीके से की गई और कहाँ तक इसमें पुलिस कामयाब रही है? इसने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित आवेदन राजेंद्र वर्मा ने दिया था जी, जो पूरी छानबीन के बाद जब मामला गलत पाया गया तो उस आधार पर जांच के आधार पर फिर थाना परसवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई की जी। तो आरोपी जो शिक्षक है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है या बाहर है? वो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। कब तक गिरफ्तारी हो सकेगी? जांच विवेचना के दौरान अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। स्कूल प्रबंधन की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाली एमएलबी स्कूल कक्षा 12वीं की छात्रा वर्षा कौंसरे के मामले में शनिवार को मृतका के परिजनों ने कोतवाली थाना पहुंचकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने संजू मेश्राम नामक कराटे शिक्षिका द्वारा उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों द्वारा की गई इस शिकायत में स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर कंचन महाजन के पास वर्षा का मोबाइल होने की बात कहते हुए मारपीट कर प्रताड़ित करने वाली बाहरी कराटे शिक्षिका संजू मेश्राम से पूछताछ किए जाने की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें इंसाफ दिए जाने की गुहार लगाई है। परिजनों से प्राप्त शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन से पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एमएलबी स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा वर्षा कौंसरे ने जहरीली वस्तु का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर परिजनों ने बताया था कि स्कूल में शिक्षिका के द्वारा मृतिका का मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट की गई थी, जिससे आत्मग्लानि में वर्षा ने यह घातक कदम उठा लिया था। मैं इसलिए आई कि मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या हुआ था उनको? मेरी लड़की कल स्कूल से आई और मेरे दुकान में आई तो रोने लगी। मैंने बेटा तू क्यों रो रही है? मम्मी ऐसी की ऐसी बात हुई। बोले मम्मी मेरा मोबाइल पकड़ लिए बोले और मेरे को मारे बोले। किसने पकड़ा मोबाइल और क्यों मारे? किसने मारा? महाजन मैडम और संजू मेश्राम ने मारी बोले। अच्छा, दोनों मैडम है? हाँ। बोले मैंने बेटा मैं कल जाके ला दूंगी तेरा मोबाइल, तू जा घर में। दुकान से घर आई। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? वर्षा कौंसरे। अच्छा, तो सिर्फ मोबाइल पकड़ लिया इसलिए मारे क्या? हाँ, मोबाइल की वजह से। वो बोले मेरी पूरी इंसल्ट हो गई। मम्मी बोले वहाँ मेरे को क्या बोलेंगे? बोले मुझे साथ कुछ नहीं होता, मैं कल जाके समझा दूँगी मैडम, फिर मोबाइल दिला दूँगी।
वो मैडम जो स्कूल में नहीं है वो क्यों मारी मेरी बेटी को? मैडम ने मारना था, जो कि वहाँ पढ़ाती थी, कुछ नहीं करती, वो संजू मेश्राम, उसने क्यों मारी मेरी बेटी? ऐसे ऐसे संजू मेश्राम करके कोई शिक्षिका हमारे विद्यालय में तो नहीं है। फिर आपकी और ना तो उनकी कल अपने को कोई जानकारी किसी शिक्षक के माध्यम से मिली है कि वो मतलब ऐसी जानकारी मिली है कि संजू मेश्राम जो मैडम है वो यहाँ कराटे सिखाने आती हैं। हाँ, विगत वर्षों में जो कराटे की क्लास लगती थी उसमें ये चूँकि बच्चियों का स्कूल है तो बच्चियां आती थीं और वो सिखाती थी, लेकिन अभी हमारे विद्यालय में कोई कराटे वराटे की ऐसी क्लास प्रारंभ नहीं हुई है। इसकी जानकारी मैं महाजन निगम से और विशेष रूप से ले लूँगा। जो मेरे से जितनी जानकारी थी उतनी मैं आप लोगों को अभी प्रेषित कर। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर 5 फर्जों की अदायगी अनिवार्य की गई है, जिसमें हज बैतुल्ला का सफर करना भी एक अहम फर्ज है। इसी फर्ज की अदायगी के लिए वर्ष 2019 में बालाघाट जिले से कुल 43 हज 31 जुलाई को नागपुर हवाई अड्डे से सऊदी अरब जाएंगे। इसके पूर्व जिले के सभी यात्रियों को शनिवार को जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा के टीके लगाए गए, जिससे हज यात्री ना तो मक्का मदीना में किसी प्रकार की बीमारी लेकर जाएं और ना ही वहां से किसी प्रकार की बीमारी यहां लेकर आएं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को जिला हज कमेटी की जानिब से हज यात्रा पर जाने वाले 33 यात्री सहित स्वयं के खर्चे पर हज यात्रा पर जाने वाले 10 यात्रियों को सुरक्षा के टीके लगाए गए। से जो जाने वाले हैं वो 33 लोग हैं, 33 लोग हैं और ये 33 लोगों को आज टीके लग रहे हैं मेनिंजाइटिस के। इसके अलावा जो प्राइवेट से जा रहे हैं वो 10 लोग हैं, वो भी अभी कुछ आ रहे हैं, हो सकता है शाम तक वो भी आ जाए। ये टीके हज पे जाने के ये टीके इसलिए लगाए जाते हैं कि हम इंडिया में हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी कुछ बीमारी है वो इन टीकों से दूर हो जाए और हम वहाँ पर जाएं तो बिल्कुल पाक साफ होकर के जाएं, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर में कोई रोग कोई बीमारी ना रहे, इस गरज से इसके टीके लगाए जाते हैं। कब उड़ान भरनी है और कहाँ से भरनी है ये उड़ान? कहाँ? उड़ान नागपुर से है 31/7/2019 लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बहेगांव से ब्लॉक की अंतिम सीमा ग्राम पंचायत छिंदलई तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित लगभग 8 किलोमीटर लंबे मार्ग का है, जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आवागमन करने में क्षेत्रीय ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि जगह जगह पर बने गड्ढों की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को जान हथेली में रखकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं सड़क के अधिकांश हिस्से में डामर उखड़ गया है। जर्जर सड़क का निरीक्षण करने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि ग्राम पंचायत बहेगांव से ग्राम पंचायत जाम तक सड़क की हालत कुछ ठीक स्थिति में है। वहीं ग्राम पंचायत जाम से लेकर ग्राम पंचायत छिंदलई तक पूरी सड़क जगह जगह से उखड़कर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी मरम्मत की ओर ना ही विभागीय अधिकारियों का ध्यान है और ना ही संबंधित ठेकेदार का। यहाँ से गांव से करीब 1 फरलांग दूर से इतने साल हो गए कभी रोड की मरम्मत हुई कि नहीं, बस्ती में कभी आते ही नहीं, उधर ही फूक पॉलिश करके चले जाते हैं और यहाँ तक कोई रोड की रिपेयरिंग होती नहीं। अभी क्या स्थिति है? डामर बचा है सड़क? अभी डामर में कुछ नहीं बचा है, मुरम डाला है, वो भी रेत वाले ने डाला है, बालू सेट ने, बाकी कोई रिपेयरिंग होती कि नहीं यहाँ पर। जिला अस्पताल के रैन बसेरा की हालत अब तक सुधर नहीं पाई है। इस रैन बसेरे की हालत कुछ इस प्रकार है कि मरीजों के परिजनों को रैन बसेरा के बाहर ही समय बिताना पड़ता है। वहीं रैन बसेरा में ना तो पानी की बेहतर व्यवस्था है और ना ही स्वच्छता को लेकर किसी भी प्रकार के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इन समस्याओं को लेकर परिजनों के द्वारा आपत्ति जताई गई है। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन AK जैन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ पर पूरी एकदम समस्या है, मतलब बाहर लोग के व्यक्ति भी आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत समस्या हो गई है एकदम। ना पानी की नहीं है, ना रहने की भी नहीं है। जो सब चीज़ लगा था यहाँ पर पूरे लेटरिन बाथरूम भी पूरे सब खराब पड़े हुए हैं, ना पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, इसमें कई बार जो है कलेक्टर साहब ने भी इसका निरीक्षण किया है, तो उस समय क्या स्थिति रहती है? अब सर आते हैं बस पूछे ताछे चल जाते हो, तो हमने भी क्या बोल सकते उसके लिए। सिविल सर्जन से आपने कभी आवेदन दिए या? आवेदन तो 2-3 बार जा चुके हैं, मगर उसके लिए कुछ कारोबार ही नहीं हो रही थी, उसके लिए हम भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो RO वाटर मशीन लगाई थी कब लगाई गई? ये तो सर जिस दिन बनी थी उसी दिन लगाई थी, तो वो भी निकाल के लेके चले गए वहाँ से। अच्छा, अभी जो लगी हुई है तो काम नहीं कर रही? वो काम नहीं कर रहा है।
कोई तो नहीं, सब बाहर पड़े रहते हैं सब। और अंदर की क्या? अंदर तो बंद रखते, ताला लगा देंगे शाम को ही। अच्छा, ताला लगा देते हैं, खोलते नहीं है? नहीं। कब से ये स्थिति है? इसके पहले हम तो आए थे यहाँ 10-15 दिन से ज़्यादा हो गए, कोई व्यवस्था है। अच्छा, अंदर जाकर देखे क्या स्थिति? किसी को जाने नहीं देते तो कैसे जाएंगे? तो यहाँ पानी वानी की व्यवस्था है कि नहीं? पानी तो बस वहाँ पर भरते हैं, फिर कहीं पानी नहीं है, संडास बाथरूम पूरे बास कर रहे सड़ रहे हैं। प्रातः 6:30-7 बजे करीब खोला जाता है और शाम को 6:30 बजे करीब बंद किया जाता है। रात्रिकालीन में इसके पूर्व हमारे जो अनुभव हैं बड़े कटु रहे हैं। वहाँ पे कुछ जिस प्रकार की गतिविधियाँ होती थी उसके कारण हम लोगों ने रात्रि कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उसको रात्रिकालीन सेवाएं नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी के कनेक्शन किया गया था, लेकिन पानी जब देते हैं और RO उसका प्लांट अगर चलाते हैं तो वहाँ पे इतना कीचड़ और गंदगी हो जाती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोग जो है जूठन जो फेंक देते हैं, जिसकी वजह से फिर जानवर भी इकट्ठे होने लगते हैं और कीचड़ मच जाती है, गंदगी होती है, मक्खियाँ आ जाती हैं। तो बरसात का मौसम है और कीचड़ पानी जल्दी सूखता नहीं है। इसको देखते हुए हमने ट्रॉमा के पीछे की तरफ में एक चबूतरा भी दिया है जिसमें कि लोग। जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने आज MLB स्कूल के सभा कक्ष में माध्यमिक स्कूल के प्रधान पाठकों की क्लास लेकर उन्हें स्वच्छता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षक को ही अपने घर से शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल में स्वच्छता अभियान को लेकर छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी आगे आना होगा। इस दौरान शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक राजेश तिवारी, कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत CEO रजनी सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे सहित शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कमिश्नर श्री बहुगुणा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। चाहे समाज के दूसरे सामाजिक पक्ष हों, दोनों ही तरीकों से अगर बदलाव हमें लाना है तेज गति में, उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण टूल है। और इसलिए ये मेरे विचार में आया था कि मैं सीधे जो शिक्षा से जुड़े हुए संस्थाएं हैं उनके प्रमुखों से बात करूँ। तो पहले फेज में हम लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल के प्राचार्यों से बात की और इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जिले के कम से कम 2 विकास खंडों में मिडिल स्कूल के प्रधान पाठकों से बात करूँ। और मेरा अनुरोध होगा कलेक्टर साहब से और CEO जिला पंचायत मैडम से कि 2 शेष विकास खंडों में वो अगर बात कर लेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले को जल्द मिलेगी मिनी मेडिकल कॉलेज की सौगात। छात्र बनकर जबलपुर कमिश्नर ने जानी शिक्षा की बारीकी। खाद के विरोध में समनापुर में धरना प्रदर्शन। जिला अस्पताल रैन बसेरा की नहीं बदली तस्वीर। चौदह जुलाई से 10 दिन के लिए बंद हो जाएगा नागपुर मेमो ट्रेन। नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों प्रकरणों का निपटारा। और 4 दिन से अपनों के इंतजार में नक्सली महिला का शव। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपना एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।